गोपाल भैया को आमंत्रित करती हूँ कि आगे टीम डेवलपमेंट के लिए वो अपनी बात रखें। जी भैया। जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। जी, तो बेसिकली हम लोग टीम डेवलपमेंट पर बात करेंगे। तो अभी तक हम लोग ने सेल्फ डेवलपमेंट की बात की थी। सेल्फ डेवलपमेंट से टीम डेवलपमेंट, और ग्रेजुअली देखेंगे तो सभी लोग हमारी साथ एज ए टीम ही है। टीम डजंट मीन कि मेरे कॉलेज की टीम, मेरे 4 लोगों की टीम। अल्टीमेटली पूरा समाज ही मेरी टीम है। किसी मोमेंट पे मैं इस टीम का मेंबर हूँ, किसी मोमेंट पे दूसरा इस टीम का मेंबर है, और हम सब लोग एक कॉमन लक्ष्य से चल रहे हैं। इस टीम को टीम की तरह, है ना, बनाए रखने के लिए ये 5 बिंदुओं पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एक तो बात यह है कि जब हम एज ए टीम वर्क कर रहे हैं, है ना, तो हमारा पर्पस में कॉमनैलिटी है कि नहीं, हम कॉमन पर्पस के साथ हैं कि नहीं है। जब पर्पस कॉमन होता है तो उसमें सभी लोग का लक्ष्य निश्चित होता है। एक निश्चित लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जब हम एज ए टीम देख रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा कॉमन पर्पस क्या है। तो उसको अगर देखेंगे तो अगर हमारे पर्पस में क्लैरिटी है, होलिस्टिकनेस है, ह्यूमन वर्ल्ड विजन है, तो हम एज ए टीम काम कर पाते हैं। तो जब हमारा पर्पस होलिस्टिक होता है, क्लियर होता है, तो हमारे पर्सनल जो एजेंडाज हैं, है ना, उससे ऊपर बढ़कर हम टीम को देखते हैं। तो टीम टीम की तरह बनी रहे, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा पर्पस कॉमन हो, है ना। तो जनरली ऐसा कई बार ऑब्जर्वेशन में आता है कि लोग टीम की तरह काम तो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे, शुरू तो टीम से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके अपने पर्सनल एजेंडाज बन जाते हैं। तो अगर वो पर्सनल एजेंडाज डोमिनेट कर जाते हैं, तो फिर वो टीम टीम की तरह चलना मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए पहला तो ऑब्जेक्टिव यही है, पहला पॉइंट यही है कि क्या हम कॉमन पर्पस के साथ हैं। तो जैसे यूएचवी को लेकर हम सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं, अपना एफर्ट लगा रहे हैं, तो हमारा पर्पस क्या है, हम एक कॉमन पर्पस में है कि नहीं है, हम एक ह्यूमन वर्ल्ड विजन के साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है। इसके साथ अब सेकंड पॉइंट ये है कि जब हम एक कॉमन पर्पस से चल रहे हैं, एक होलिस्टिकनेस के साथ चल रहे हैं, तो दूसरे को के साथ एक्सेप्टेंस करना, दूसरे को एक्सेप्ट करना एज इट इज। तो हमारे साथ जो भी मेंबर्स हैं, जैसा वो हैं, जैसे उनके संस्कार हैं इस मोमेंट पर, उनके संस्कारों को स्वीकारना, उनमें जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल के साथ उनके संस्कारों को स्वीकारना, और अपनी तरफ से इस बात का कमिटमेंट रखना कि हम एक दूसरे के साथ म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए हैं। तो विथ कॉमन पर्पस, एक्सेप्टेंस फॉर ईच अदर। एक्सेप्टेंस को देखने जाएंगे तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे में दूसरे के लिए संबंध का भाव बना रहता है कि नहीं है। तो अगर ये संबंध का भाव बना रहता है, दूसरे के डेवलपमेंट के लिए एक कमिटमेंट बना रहता है, इन शॉर्ट ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का भाव बना रहता है, तो हम दूसरे से बिना प्रभावित हुए उसके डेवलपमेंट के लिए भी काम करते रहते हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं। तो हम एक साइड तो टीम को लीड भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम लीड कर रहे होते हैं तो फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे होते हैं, और दूसरे की कॉम्प्लीमेंटरिटी
को एंश्योर करते हुए चलते हैं। तो ये जब टीम की तरह काम कर रहे हैं, तो दूसरे में के लिए अपने में भाव का बना रहता, बिना दूसरे के संस्कारों से प्रभावित हुए। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो अगर काम करते हुए ना हम प्रभावित हो जाते हैं, तो हमको सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना है। जैसे जैसे हम प्रभावित होना कम होते हैं, तो हम टीम की तरह काम करने लगते हैं। तो हमारे अपनी स्थिति से हमारी टीम की स्थिति और अल्टीमेटली पूरे समाज की स्थिति तय होने लगती है। तो दूसरा पॉइंट है स्वीकारना, ना एक्सेप्ट करना। जो भी हमारे साथ जिस भी स्थिति में है, उसको वैसा स्वीकारना उसके पोटेंशियल के साथ में। इतना हम स्वीकार लेते हैं, तो हमारे अंदर कमिटमेंट बनता है कि दूसरे की स्थिति कुछ भी हो, हमारी तरफ से भाव निश्चित रहेगा। हमारी तरफ से क्लियर है कि हम डेवलपमेंट के लिए ही काम करेंगे। तो ये 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट बात हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ देन हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो किस तरह का कम्युनिकेशन है। तो हम ना एक जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव है, या उसमें वायलेंट हो जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें, जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो म्यूचुअली फुलफिलिंग है कि नहीं है। तो अगर हमारे हमारे मेंबर्स के बीच में एक म्यूचुअली फुलफिलिंग कम्युनिकेशन होता है, हमारे डिसीजन में एक म्यूचुअल कंसेंट रहती है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, तो टीम टीम की तरह बनी रहती है। और उसका आधार देखेंगे तो फिर से संबंध है, संबंध, व्यवस्था, संगीत। तो अब हमारे निर्णय का आधार, कम्युनिकेशन का आधार दूसरे का व्यवहार नहीं है, दूसरे के संस्कार नहीं है। हमारे कम्युनिकेशन का आधार संबंध है, हारमोनी है, कोएग्जिस्टेंस है। इतने के साथ जब हम दूसरे के साथ बात करते हैं, तो हमारा उसका कनेक्शन बना रहता है। भले ही अभी हम एक दूसरे से के विचार से ना सहमत हो पाए, लेकिन हमारा एक दूसरे का रिलेटेडनेस बना रहता है। और हमारे और दूसरों के बीच में रिलेटेडनेस बना रहे, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। विचार कभी एडजस्ट होंगे, कभी नहीं होंगे। अगर रिलेटेडनेस बना रहता है, तो हम एक दूसरे के लिए कमिटमेंट के साथ बने रहते हैं। तो ये रिलेटेडनेस होना और इस रिलेटेडनेस के साथ कम्युनिकेशन को रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके साथ परसिवरेंस होना अपने में। परसिवरेंस की जब बात कर रहे हैं, परसिवरेंस के लिए हम ये कह रहे हैं कि हम जब टीम में काम कर रहे हैं, तो कई लोगों के संस्कार है ना, किसी ना किसी से प्रभावित होते रहते हैं, या उनके अपने ही संस्कार ट्रिगर हो जाते हैं, या मेरे अपने ही संस्कार ट्रिगर हो जाते हैं। तो उन सब के साथ इस बात का धैर्य बना के रखना कि मुझे जीना तो संस्थिति पूर्वक ही है, संबंध पूर्वक ही है, व्यवस्था पूर्वक ही है। तो अपने में ये बने रहना। तो अगर अपने में ये परसिवरेंस बना रहता है, अपने में क्लैरिटी बनी रहती है, तो हम अपने साथ जो लोग भी हैं, उनके साथ कॉम्प्लीमेंट होते रहते हैं। तो जो स्थिति है उसमें कॉम्प्लीमेंट होते हैं, और प्रोएक्टिवली उनके लिए क्या किया सकता है, उसके लिए प्रयास करते रहते हैं, है ना। तो हमारा एक माइंडसेट बना रहता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का, कि मुझे भी इम्प्रूव होना है और दूसरे को भी इम्प्रूव करना है, उसमें सहयोग करना है। इतने के साथ पूरी टीम को देखेंगे तो कनेक्ट रहती है, और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते रहते हैं। तो एज ए टीम, टीम की तरह चल सके, है ना, उसको देखेंगे तो ये 5 पॉइंट की क्लैरिटी अपने में होना जरूरी है। तो जैसे हम लोग कॉलेज में है ना काम कर रहे हैं, हम सब लोग, तो उसको देखेंगे, अगर अपने में ये 5 चीज़ों की क्लैरिटी होती है, तो फिर हम सभी के साथ जुड़े रहते हैं, सभी के इम्प्रूवमेंट के लिए हम काम करते रहते हैं, सभी के ग्रोथ के लिए हम कमिटेड होते हैं, हम सभी को एज ए टीम मेंबर देखते हैं।
है ना? क्यों अल्टीमेटली तो पूरे समाज को ही के लिए ही हमको एफर्ट लगाना है, पूरे समाज में हार्मोनी के लिए हम एफर्ट लगा रहे हैं। उस एफर्ट को लगाते हुए हमारे साथ जो भी जुड़ता है, हम उससे बिना प्रभावित हुए संबंध, व्यवस्था और साथीत्व को ध्यान में रखते हुए इसके कॉम्प्लीमेंट होते रहते हैं। तो अगर इस मानसिकता के साथ हम जुड़ते हैं लोगों से, तो हम एज ए टीम काम कर पाते हैं और धीरे धीरे ये टीम ग्रो होती है। तो मैं अपने संस्कारों पे भी काम करता हूँ, दूसरे के संस्कारों में भी सहयोग देता हूँ। तो इस तरह से पूरा टीम का ग्रोथ होता है और हम सबको एक टीम की तरह लेकर चलते हैं। तो सेल्फ डेवलपमेंट और उसके साथ ये टीम डेवलपमेंट। तो टीम डेवलपमेंट के लिए इतने पॉइंट्स की क्लैरिटी होना अपने में आवश्यक है। तो इसमें अगर किसी का प्रश्न है तो हम लोग उसको ले सकते हैं ना, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप ये भी रख सकते हैं, जब आप अभी काम कर रहे हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ में, तो इसमें से कितने पॉइंट्स को आप देख पाते हैं, अपनी स्थिति को कैसे देख पाते हैं, दूसरे की स्थिति को कैसे देख पाते हैं। आपका कम्युनिकेशन नॉन वायलेंट होता है या फिर वायलेंट हो जाता है, आप डिस्टेंस बनाने लगते हैं या कमिटमेंट बना रहता है कॉम्प्लीमेंटरिटी का, आप ट्रांसपेरेंट रहते हैं आपस में या हाइड करने लगते हैं। तो अगर इन पॉइंट्स पर हम ध्यान देंगे तो हम एज ए टीम ग्रो करेंगे, है ना? अगर इतनी क्लियरिटी के साथ हम नहीं हैं तो हम फिर पर्सनल एजेंडा बनाने लगेंगे। तो एक कॉमन विजडम के साथ बढ़ना और हर व्यक्ति में वो कॉमन विजडम को फैसिलिटेट करना, जिससे हर व्यक्ति एज ए टीम काम कर पाए, उसके लिए इतने पॉइंट्स का क्लैरिटी होना अपने में आवश्यक है ना? तो इसमें हम लोग रख सकते हैं अपनी बात, फिर हम लोग डिस्कशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। जी। तो हम ऐसे श्रद्धा जी हैं। श्रद्धा दीदी, अपनी बात रखिए। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया दीदी। एक बात पूछनी थी मुझे कि जैसे हमें लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष में बहुत संभावनाएँ हैं या बहुत अच्छे से वो इस चीज़ को समझ पा रहा है और आगे भी बढ़ सकता है इसमें और अगर उसका सहयोग मिल जाए तो हम बहुत अच्छे से इस काम को और आगे गति दे सकते हैं। लेकिन अगर वो इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए भैया? मैं अपनी बात पहुँचा पाई भैया? जी जी जी। देखिए, अल्टीमेट मुद्दा तो ये है कि मानव मानवीयता के साथ जी पाए, है ना? सुखी होकर जी पाए, समृद्ध होकर जी पाए और दूसरे के सुख में सहयोग कर पाए। मेन बात तो इतनी है। उसमें देखेंगे तो हो सकता है कोई व्यक्ति अभी हमारे मेथोडोलॉजी से ना, अपने को रिलेट ना कर पा रहा हो, लेकिन हमको क्लियर हो कि ये व्यक्ति सुखी होकर जीना चाहता है, सुख की निरंतरता चाहता है और इसमें सुखी होने का पोटेंशियल भी है, भले अभी हमसे अलाइन होकर ना चल पा रहा हो। कोई हमसे अलाइन नहीं होकर चल पा रहा है, इसका एक मतलब ये है कि अभी हम जो उसके सामने एक्सप्रेस हो रहे हैं या हम जो बात रख रहे हैं, वो अभी अपनी लाइफ से रिलेट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रहा है, वो हमसे रिलेट नहीं कर पा रहा है। तो उसको भले अभी ये बात क्लियर ना हो रही हो, लेकिन हमको ये बात क्लियर हो कि उसमें सुखी होने का पोटेंशियल है और चाहना के रूप में उसमें पहले से बना हुआ है। अब हमारे लिए क्या काम है, हम उसके लिए प्रोग्राम बनाने की आवश्यक है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम प्रोग्राम बनाते जाते हैं और उसके साथ ये जोड़ लेते हैं कि अब ये हमारे साथ जुड़ेगा, हमको समझेगा। तो हम प्रोग्राम बनाएंगे, धीरे धीरे वो जब रिजॉल्व होगा तो हमसे जुड़ जाएगा और अल्टीमेटली तो उसको अपने स्वभाव से जुड़ना है। मेन बात तो ये है। तो अगर हम इतनी बात को ध्यान में रख के उसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे तो हम हड़बड़ी नहीं करेंगे,
प्रॉब्लम ये होती है कि हम इस प्रोसेस में हड़बड़ी करने लगते हैं कि हमने उसको बताया है और ये हमसे अभी तक जुड़ा ही नहीं, इसको समझ में नहीं आया। उसको नहीं आया क्योंकि वो अभी रिलेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन अपनी तरफ से अगर हमारा कमिटमेंट बना रहता है, हमारी तरफ से संबंध का भाव बना रहता है, तो उसको रिज़ॉल्व होने में जो समय लग रहा है, उसमें हमारे अंदर विरोध नहीं आता है। तो इतना ही हो रहा है कि हमारे द्वारा बनाया गया एक प्रोग्राम उसके लिए पूरा नहीं पड़ा है। लेकिन हमारे में अगर संबंध का भाव है, तो हम शिकायत करेंगे या उसके लिए प्रोग्राम को और एनहांस करेंगे, है ना? तो संबंध का भाव बना हुआ है, तो प्रोग्राम को और एनहांस करेंगे। उसी के लिए अपने में परसिवरेंस चाहिए, अपने में संबंध का भाव चाहिए। हमको संबंध व्यवस्था से अस्तित्व की क्लैरिटी हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो व्यक्ति पहुँचना ही वहीं चाहता है। जी दीदी, इतनी बात ठीक है कि नहीं? जी भैया, जी भैया। बिल्कुल। है ना? गोपाल भैया, जी। एक और क्वेश्चन है Q&A में। टीम एट द अच्छा। बिगिनिंग स्टार्ट्स विद इक्वल स्टेटस, but at the time progress, as the time progress, the team ends up with hierarchy of authority. Power game started, and what could be the solution? ये कहाँ है भैया, चैट बॉक्स में पड़ा है? हाँ, ये ना Q&A में है। अ, अच्छा, मुझे ब्रीफली 2-3 लाइन में बता दीजिए क्या है? मुझे तो नहीं पढ़ने में आ रहा। जी। हाँ, एक बार दोबारा देख लेते हैं। Team at the beginning starts with equal status, but as the time progresses, the team ends up with hierarchy of authority. Power game starts. What could be the solution? जी। तो उसमें मुझे ये लगता है कि लोग जब टीम में काम करते हैं, है ना? तो जब शुरू करते हैं काम, तो उस काम की ज़िम्मेदारी के तहत बहुत सारे पद की ज़रूरत पड़ जाती है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि किसी व्यक्ति को कोई पद दिया जा रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर उस व्यक्ति में पद के साथ न्याय करने की एबिलिटी भी है, तो वो पद में बने रहते हुए भी सबके साथ टीम में काम करता रहता है। तो कोई पद मिल गया है इसलिए अलग हो गया है अपना, उसने कुछ पर्सनल चला दिया है, इसलिए हो रहा है क्योंकि पद के साथ उसमें न्याय करने की एबिलिटी को और डेवलप होना है। तो पोस्ट अपने आप में इश्यू नहीं है, पोस्ट के साथ न्याय करने की एबिलिटी भी डेवलप हो जाए, तो वही व्यक्ति, है ना, उस पोस्ट में जिम्मेदारी के साथ सभी के ग्रोथ के लिए काम कर सकता है। इसी तरह लोग धन को, है ना, जब कोई टीम में काम करते हैं तो धन से डाइवर्ट होते हैं, तो देखा जाएगा तो धन हो रहा है, ये प्रॉब्लम इसलिए बन रहा है क्योंकि धन के साथ उसमें उदारता नहीं है। तो अगर उसमें उदारता भी डेवलप हो, तो उस धन का फिर पूरे टीम और अल्टीमेटली पूरे समाज के सदुपयोग के लिए यूज़ कर सकता है वो। तो जब हम टीम में एज ए टीम काम करते हैं, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात ये है कि हम सब एक दूसरे के साथ न्याय को पहचान पा रहे हैं कि नहीं, न्याय को फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं, जस्टिस को इंश्योर कर पा रहे हैं कि नहीं संबंधों में। अगर न्याय को इंश्योर कर पा रहे हैं और हमको कोई पद भी मिल जाता है, तो हम उस पद के साथ भी न्याय को इंश्योर करते रहेंगे। लेकिन केवल पद मिल गया है और न्याय करने की एबिलिटी नहीं है, फिर वो टीम टीम की तरह नहीं रहती है, वो डिसएसोसिएट होने लगती है। तो पद के साथ न्याय और धन के साथ उदारता, है ना? ये 2 चीज़ें अगर हम टीम में शुरू से ध्यान रखें, तो वही व्यक्ति एक बड़े पद में जाकर ज़्यादा लोगों के साथ फुलफिलमेंट के साथ जी सकता है। तो न्याय करने की एबिलिटी और डेवलप हो जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगती है। तो जैसे अभी भी यहाँ पर देखेंगे, इस ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म में कोई को-होस्ट है, कोई होस्ट है, कोई एडमिन है। ये सब चीज़ें तब प्रभावित करेंगी जब हम दूसरे के साथ संबंध को नहीं देख पा रहे हैं। हमारा लक्ष्य कॉमन नहीं है, हम में न्याय करने की एबिलिटी नहीं है। अगर हम न्याय के साथ हैं, हम संबंध के भाव के साथ हैं, तो होस्ट हो, चाहे मैं को-होस्ट हूँ, चाहे मैं वॉलंटियर हूँ,
चाहे मैं पार्टिसिपेंट हूँ, न्याय करने की एबिलिटी के साथ मैं सबसे फुलफिलिंग मैनर में जी सकता हूँ। लेकिन ये एबिलिटी नहीं है और केवल एक टैग मिल गया है, को होस्ट, होस्ट, एडमिन, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसीलिए देखेंगे जब हम काम कर रहे हैं साथ में, तो हम एक दूसरे में न्याय की एबिलिटी डेवलप हो, न्याय करने की एबिलिटी डेवलप हो, इस पे भी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ भाव कंटिन्यूटी में बना रहे, इस पर भी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या हम केवल काम को प्रायोरिटी पर ले आते हैं। तो काम के साथ न्याय, ना, संबंध को देखने की योग्यता, सहअस्तित्व को देखने की योग्यता, अगर हम दोनों पे काम करेंगे तो फिर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसमें जो कंसर्न दिखाया गया है, उससे हम बच पाएंगे। जी, ऐसा मुझे लगता है भैया। जी, जी, बढ़िया। जी, जी। जी भैया, धन्यवाद। श्रद्धा दीदी, आपका और भी कोई प्रश्न है? नहीं दीदी, मैं लोअर करती हूँ। जी। हमें से और भी किसी का कोई प्रश्न बन रहा है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज़ कर सकते हैं। अ, अमीपारा जी? जी, नमस्ते, नमस्ते सभी को। भैया मेरा नमस्ते प्रश्न भैया। ये बनता है कि पॉइंट नंबर 4 जो है, उसमें हमने अकाउंटेबिलिटी और कमिटमेंट की बात की है। कॉम्प्लीमेंटरिटी के साथ हम कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं टीम में। वो समझ में आ गया, लेकिन पॉइंट नंबर 5 अगेन कॉम्प्लीमेंटरिटी के लिए क्या बोलना चाहते हैं, वो थोड़ा क्लियरिफाई करेंगे? ऊपर के 4 पॉइंट्स के साथ हम एज ए टीम कनेक्ट रहते हैं। तो अगर हम ऊपर के 4 पॉइंट्स इंश्योर कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बने रहते हैं, टीम के हर मेंबर आपस में कनेक्ट रहता है ना? कोई इंडिविजुअली फिर नहीं होता है, फिर जो भी हो रहा है एक कॉमन लक्ष्य के साथ है। तो ऊपर के 4 पॉइंट इंश्योर हो रहे हैं तो पूरी टीम कनेक्टेड होती है, जी, कॉम्प्लीमेंटरिटी इंश्योर करती है। तो ये उसका आउटकम है ऊपर के 4 पॉइंट्स का। जी भैया। ओके, ओके। जी, जी। और भी अगर प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, अभी थोड़ा समय है, समय की उपलब्धता। हाँ, प्रश्न भी कर सकते हैं और ये भी शेयर कर सकते हैं जब आप एज ए टीम काम करने जाते हैं, तो इन 4 पॉइंट्स में किन बात को ध्यान रख पाते हैं, जी, ये एक कितनी बातों को ध्यान रख पाते महत्वपूर्ण हैं। शेयरिंग हो सकती है, जो भी लोग टीम में काम कर रहे हैं। मोहन भैया? जी, जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया। गोपाल सर, नमस्ते। नमस्ते एक ही भैया। प्रश्न था कि जब काम नहीं होता है, तो लीडर की तरफ सब पॉइंट करते हैं लोग, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो जब अथॉरिटी से काम होता है, फिर वो उसको बोलते हैं पावर सेंट्रिक बोलते हैं। ये कैसे, हाउ डू रिजॉल्व दिस? लास्ट लाइन क्या बोली भैया आपने? जब अथॉरिटी होता है, बोलते हैं पावर सेंट्रिक हो गया है। जब काम करना है, जैसे जैसे टीम को मतलब कोई काम दिया गया है, काम खत्म करना है उन्हें एक एक लक्ष्य में, एक समय के अंदर। तो वो जो नहीं हो पाता है, फिर वो अथॉरिटी यूज करना पड़ता है किस तरह, मतलब ये थोड़ा इल्यूजन पड़ गया अभी, मतलब डिलेमा है। जी भैया। वही बोलते देखिए हैं, अभी मुझे, अलाइनमेंट विद द गोल बोलते हैं। सभी हाँ का हाँ, अलाइनमेंट नहीं हो सकता है, पर लीडर को ने उसने अपने सर पे ले लिया है कि ये काम करना है ये टाइम के अंदर। जी। जी, जी, हाँ, देखिए अभी मुझे क्या लगता है कि हम जो सिस्टम डिजाइन करते हैं ना, एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो अभी के सिस्टम को अगर देखेंगे तो हम ह्यूमन एस्पिरेशन को बिना समझे उस सिस्टम को डिजाइन करते हैं। तो सिस्टम को डिजाइन करते समय हमारे आधार में ह्यूमन एस्पिरेशन नहीं होता है, संबंध नहीं होता है, ज़्यादातर समय इकोनॉमी होता है। हम इकोनॉमिक सेंट्रिक सिस्टम डिजाइन करते हैं, रिलेशनशिप सेंट्रिक सिस्टम डिजाइन नहीं करते।
तो जब हम इकोनॉमिक सिस्टम सेंट्रिक सिस्टम डिजाइन करते हैं, तो जो काम दे रहा है उसके सेंटर में भी इकोनॉमी है, जो काम कर रहा है उसके सेंटर में भी इकोनॉमी है। तो एक समय पर या तो उतना मोटिवेशन ही नहीं बचता है, या उस इकोनॉमी को सेंटर में रखते हुए हम कन्फ्लिक्ट करने लगते हैं। एक दूसरा अल्टरनेटिव भी हो सकता है कि संबंध सेंट्रिक सिस्टम बन सकता है, इसमें संबंध सेंटर में है। पाल भैया आपकी आवाज नहीं आ पाई अभी। कुछ नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। जी, हो सकता है उनके ध्यान में हो ना हो। कॉल कर लेती हूँ। नेटवर्क इश्यू होगा। मेरी आवाज आ रही है भैया? जी 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 जी। हाँ, बीच में कनेक्शन चला गया था। हाँ, कनेक्शन चला गया। आपका हाँ, तो पीपीटी फिर से लगाना पड़ेगा। जी जी जी, मैं कर रहा हूँ उसको। जी, तो मैं ये कह रहा था, सिर्फ संबंध सेंटर में नहीं होता है, तो होता है क्या है, काम इस वजह से डिले नहीं हो रहा है कि व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है, काम इस वजह से ज़्यादा डिले होता है, जो मेरा अपना पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बना है इतने सालों में काम करके। जब देने वाले जो काम दे रहा है और जिसको काम देना है, तो जो काम ले रहा है उसके अंदर जब देने वाले की स्वीकृति नहीं बनती है, तो वो बहुत सारा समय रिएक्शन में ही निकाल देता है। तो काम आने की सूचना मिलते ही कई लोगों में रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति काम दे रहा है उसके प्रति आश्वस्ति नहीं होती है, उससे वो कनेक्टेड होकर नहीं देख पाता है। तो इसलिए बहुत सारा समय ऑर्गेनाइजेशन में मुझे लगता है लोग इनर रिएक्शन या रिएक्शन में एक्सप्रेस कर देते हैं, टाइम निकाल देते हैं। तो बहुत समय मैं ऐसा देख पाता हूँ कि जब कोई काम दे रहा है और देने वाले की स्वीकृति नहीं है लोगों में, तो काम से ज़्यादा उसके व्यवहार, है ना, उसका पर्सनल कंडक्ट, इसके बारे में लोग काफ़ी रिएक्टिव हो जाते हैं। उसके कारण काम बहुत डिले हो जाता है। अगर संबंध प्रायोरिटी में है, देने वाले के लिए आश्वस्ति हो, तो वो काम इतना बोझ नहीं लगेगा। तो बोझ बेसिकली काम का नहीं है, संबंध की स्वीकृति ना हो पाने के कारण है। तो जैसे अगर हम लोग इस यूएचवी के मॉडल को देखें, हम लोग इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो इसको देखेंगे संबंध सेंटर में। जो कोई काम आ रहा है, तो जिसके थ्रू आ रहा है लोग उसको स्वीकार रहे हैं। तो जब लोग स्वीकार रहे हैं और कॉमन लक्ष्य के साथ हैं, तो वो काम लोग ज़्यादा भी कर देते हैं। तो अपना कॉलेज भी संभाल लें, परिवार भी संभाल लें, इसके साथ इतना सारा सहयोग भी कर देते हैं। अगर संबंध प्रायोरिटी पे नहीं होगा, है ना, तो ये इश्यू बन जाता है। तो जनरली मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है ऑर्गेनाइजेशंस में कि काम आने से पहले ही लोग काम देने वाले के लिए चर्चा शुरू कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो आश्वस्ति नहीं होती है, कनेक्टेड फील नहीं करते हैं। उनको लगता है जब काम आता है तभी ये लोग पूछते हैं, काम नहीं आता तो नहीं पूछते हैं। तो ये जो अंदर भाव बना रहता है रिएक्शन का, इसके कारण मुझे लगता है हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और डिले करते हैं। तो एक लाइन में अगर मैं बोलूँ, तो हमको इकोनॉमिक सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन का ऑल्टरनेटिव देना चाहिए संबंध सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जी भैया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी बिल्कुल ठीक है। ये गणेश जी बार-बार बताते हैं, ध्यान दिलाते हैं कि हमारा जो आउटकम है, वो सिर्फ़ वर्क का आउटकम नहीं है। वो आउटकम ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आउटकम है, वो हमारे संबंध की दृढ़ता का आउटकम है। जी। और जब काम आ रहा है, तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा एक दूसरे के प्रति जो भाव बना रहता है, अब उसका क्या स्टेटस रहता है। एग्ज़ैक्टली। जब हम लोग टीम का रिव्यू लेते थे अपनी कंपनी में, तो एक जी ये रिव्यू लेते थे कि आप इस टीम में
इस टीम लीडर के साथ में दोबारा काम करना चाहेंगे कि नहीं अगले प्रोजेक्ट में। तो एक उसमें से निकल के आता था कि भाई क्या स्थिति है, बट उस वक़्त हम लोग को पता नहीं था क्या करना है इसका। बट अब तो ये दिखता है कि जो संबंध है, वही ग्लू है, वही सेंटर है और अगर वो टूटता है कहीं वो बाधित होता है, तो आउटपुट निकले या ना निकले उसका कोई बहुत महत्व नहीं बचता। जी। हुँ। इनफैक्ट अभी देखेंगे, है ना? इतने सालों तक लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, 15 साल, 20 साल। अभी इकोनॉमिकली थोड़ा-सा अप डाउन होता है, तो लोग ऑर्गेनाइजेशंस हटाने लगते हैं। जबकि एक साथ काम करके इतने साल लोगों ने प्रॉफिट लिया है। वही, लेकिन अगर वो संबंध सेंट्रिक होगा, तो उनको कुछ साल चला भी सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो संबंध सेंट्रिक नहीं है, इसलिए लोगों में फियर, इनसिक्योरिटी, है ना? एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जंप करने की प्रवृत्ति, ये सब दिखता रहता है। वही। जी। अकबरी जहां जी कुछ पूछना चाह रही थी। नमस्ते। जी, नमस्ते। नमस्ते सभी को। जी, दीदी। गोपाल भैया, आपका शेयरिंग काफ़ी अच्छा लगा। बहुत अच्छे उदाहरण भी दिए आपने और का ऑलमोस्ट सभी बातों से मैं सहमत हूँ। बस ये जब टीम डेवलपमेंट की जब यहाँ चर्चा हो रहे हैं, तो अभी हाल ही में मैं अरुणाचल प्रदेश नेरिस्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और अभी हाल ही में फ़रवरी महीने में फर्स्ट एफटीपी ऑन इंट्रोडक्टरी यूएचपी में एलपीसी थी, तो वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं। तो भैया, बहुत सारे हमारे को एक्सप्लोरर्स भी ये फेज़ गो थ्रू किए होंगे कि जब टीम की बात होता है, इट्स नॉट दैट हमारा लीडरशिप स्किल नहीं है या वगैरह या कहीं चूक हुए होंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए हमारे यूएचबी सेल यहाँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो बाकी जो टीम मेंबर्स हैं, प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, तो कहीं न कहीं वो हायरार्की मतलब जाने-अनजाने में सही, तो उनके दिमाग में या कोई और डिस्कशन के टाइम में शायद बोलते होंगे। तो उससे मुझे ये फ़ील होते हैं कि कहीं न कहीं मतलब एक कॉम्प्लेसेंसी भी आते हैं कि क्यों हूँ, मतलब मैं कोऑर्डिनेटर हूँ तो कर रही हूँ। बट हम लोग हाँ मैडम बताइए करना क्या है? सो उस तरीके से ज़्यादा होता है, ना कि मतलब हम लोग ये कर रहे हैं, तो चलो सब लोग एक साथ ये इनपुट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो कहीं न कहीं वो टीम डेवलपमेंट में वो असर पड़ने लगते हैं। तो 1 दिन के लिए ठीक है, मैक्सिमम दूसरे दिन तक ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप ही को सभी मतलब एवरी बिट आपको हैंडल करना शुरू करना पड़ता है। जैसे अभी यहाँ सेल है, तो सिंगल हैंडेडली मतलब मैं थोड़ा-सा ज़्यादा इन मतलब पैशनेटली यहाँ पे हूँ बोल के, लेकिन हर एक को कन्विंस करना पॉसिबल, कभी-कभी पॉसिबिलिटी वो थोड़ा-सा स्लो हो जाते हैं। और मैं ब्लेम तो नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज़ हर एक का प्रायोरिटीज़ अलग-अलग होते हैं। एक सिंपल है, एक टीम मेंबर थे, तो मुझे ये मतलब मेरे कान में आ गया कि यहाँ पे पैसे इन्वॉल्व नहीं है, तो वो बैक आउट कर दिया धीरे-धीरे। तो हर एक का जैसे अपना एआईसीटी सेल हो गया, बाकी सेल हो गया, ये हो गया, जहाँ फंडिंग होते हैं फिर वहाँ चले जाते हैं। तो टीम डेवलपमेंट में मेरा ये प्रश्न है कि मैं अगर हमारा इफ वी डू नॉट पोजेस मतलब एक हायर पोजीशन अगर नहीं है, आप हायरार्की में थोड़ा नीचे रैंक के हैं, तो टीम डेवलपमेंट में आपका मास्टरी शायद उतना ना हो, लेकिन जितना भी आपकी कैपेसिटी में है उतना तो हम लोग कर पाते हैं। बट ओवरऑल जो इम्पैक्ट आना चाहिए एक टीम में, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं भैया? जी, दीदी। अच्छा प्रश्न है दीदी ये, है ना? उसको मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकता हूँ। जी भैया। जी। तो मुझे लगता है हमको पोस्ट ज़्यादा मिल जाएगी, तो मैं ज़्यादा अच्छा कर लूँगा, ऐसा नहीं है। उसकी जगह मुझे लगता है कि मेरी एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस जितनी ज़्यादा हो जाएगी, मैं ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा, है ना? पोस्ट मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन पोस्ट के बेसिस पे
मैं किसी टीम को चला लूँगा ऐसा मुश्किल काम है। अल्टीमेटली संबंध के बेसिस पे ही चलता है चीज़ें। तो अगर मैं आपको अपना शेयरिंग रखूँ ब्रीफली, तो जब मैंने कॉलेज जॉइन किया, तो मैं सिंपल एक एज़ ए फैकल्टी ही जॉइन किया, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर। और धीरे-धीरे है ना, मैंने लोगों का वर्कशॉप लेना स्टार्ट किया अपने कॉलेज में। धीरे-धीरे स्लॉट निकालना चालू किया, लोगों से कम्युनिकेशन स्टार्ट किया। मैं अपना पर्सनल टाइम निकाल के शाम को 4 से 6 बच्चों के लिए वर्कशॉप स्टार्ट की। तो जब मैंने पहला वर्कशॉप स्टार्ट किया बच्चों का, केवल 4 बच्चे थे उस समय। 4 या 5 बच्चों के साथ हम लोग वर्कशॉप करते थे। मैं अपना पर्सनल समय लगाता था, पर्सनल ट्रैवलिंग करता था, शाम को लेट घर पहुँचता था। तो जब मुझे ये क्लियर था कि मुझे क्या करना है, रादर देन कि अभी मेरा कौन सहयोग कर रहा है, और उस कमिटमेंट के साथ मैं करता गया, तो उसमें मुझे ये देखने में आया है कि लोगों के में मेरी एक्सेप्टेंस बढ़ने लगी। तो भले लोग अभी सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, भले लोग उसको अभी देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक एक्सेप्टेंस बढ़ने लगती है कि ये व्यक्ति काम कर रहा है, ये व्यक्ति शुभ के लिए काम कर रहा है। तो जब एक्सेप्टेंस बढ़ने लगती है, तो धीरे-धीरे लोग जुड़ने लगते हैं। तो मैं सिंपल असिस्टेंट प्रोफ़ेसर होते हुए भी मैं स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप कॉलेज में मुझे अवसर मिलने लगे, फैकल्टी के लिए मैं करने लगा। फिर धीरे-धीरे एचओडीज़ के लिए भी वर्कशॉप होने लगी, और मैं सिंपल पोस्ट वाइज़ देखेंगे तो मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ही रहा। तो मुझे लगता है पोस्ट उतना बड़ा इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि मेरा अपना कंडक्ट में कितनी निश्चितता है, मेरा अपना पर्सनल कमिटमेंट कितना है। तो एक समय पर भले लोग नहीं देख पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जब मैं पर्सनली कमिटमेंट के साथ लगे रहते हैं, तो धीरे-धीरे लोगों की स्वीकृति बढ़ने लगती है, और जब स्वीकृति बढ़ती है, तो मुझे लगता है पोस्ट बाधा नहीं बनती है। तो आज हमारे कॉलेज में देखेंगे तो हम लोग एचओडीज़ का वर्कशॉप भी करते हैं, जिसमें डायरेक्टर भी बैठते हैं। पोस्ट वाइज़ देखेंगे तो मैं बहुत कम हूँ, लेकिन पर्सनली देखेंगे तो स्वीकृति बढ़ी है। इस स्वीकृति के चलते ना लोग सुनते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी रखते हैं, सजेशन भी लेते हैं, अपनी बात भी रखते हैं। तो मुझे लगता है वो स्वीकृति, पर्सनल स्वीकृति होना सबके बीच में, ये एक महत्वपूर्ण बात है। फिर पोस्ट ऑब्स्टेकल नहीं बनता है। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी। जी, जी भैया, अच्छा लगा। इनफैक्ट इसीलिए मतलब आपकी बातों से मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। आस-पास के कॉलेजेस में मैं और एक और हमारी यूएचबी के एसएल के टीम मेंबर, ही इज़ आल्सो लिटिल इंक्लाइंड टू यूएचबी एक्टिविटीज़। तो मैंने उनको कहा कि सर ये एफटीपी के बाद हम लोग थोड़ा-सा यहाँ-वहाँ आस-पास कॉलेज में जाके बाकी लोग आए ना आए, हम लोग के एक व्हाट्सएप ग्रुप है इंस्टीट्यूट के, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। तो मैंने कहा विल ड्रॉप अ मैसेज ड्रॉप कर देंगे, इफ एनीबॉडी इज़ इंटरेस्टेड तो आ जाएँगे, नहीं तो मैं किसी को प्रेशराइज़ नहीं करना चाह रही हूँ। बट ही वाज़ इंटरेस्टेड, तो एक दिन निकाल के, जैसे हमारे ईस्टर्न रीजन वीकली मीटिंग्स में भी मैंने मतलब ये डिस्कस किया था, तो बता रहे थे कि ये सजेशन मुझे ये मिला था कि यस, हम लोग वन डे सेमिनार वर्कशॉप वगैरह करा सकते हैं। तो वही मेरे फेलोमेट के साथ हम लोग वही प्लान कर रहे हैं, आप जैसे बता रहे हैं, थोड़ा करके बेबी स्टेप्स लेके वर्कशॉप्स वगैरह हम लोग करेंगे एज एंड व्हेन, मतलब टाइम सिचुएशन, वहाँ के प्रिंसिपल को मैंने कांटेक्ट किया, तो वही सही टाइम एक निकाल के 1 दिन का, 2 दिन का, तो वैसा करके हम लोग दैट इज़ इन आवर पाइपलाइन। तो मैं काफ़ी सहमत हूँ भैया आपके बातों से, एंड आई विल डेफिनिटली लुक इनटू इट एंड ट्राई टू अप्लाई दैट आल्सो। थैंक यू भैया, शुक्रिया। जी, उसमें बस मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ दीदी। एक तो है कि बाहर जी, के लोगों को इनवाइट करना, वर्कशॉप करना। जी, दूसरा ये है कि मैं विदिन कॉलेज कितना एनवायरनमेंट क्रिएट कर पा रहा हूँ। विदिन कॉलेज बच्चों के लिए कितना इन्वॉल्वमेंट है मेरा, फैकल्टी के लिए कितना इन्वॉल्वमेंट है। ये जो विदिन कॉलेज इन्वायरमेंट बनता है ना, इससे लोगों का परसेप्शन चेंज होता है। तो इसमें ज़्यादा लोगों की स्वीकृति बनती है। फिर लोग बाहर वालों को भी वेलकम करते हैं, है ना? तो जी, विदिन कॉलेज एफर्ट लगाना भी एक इम्पोर्टेंट बात है ना? और जब हम इस तरह जी, के स्टेप्स लेते हैं, तो डेफ़िनेटली लोग हमारे कंडक्ट को बहुत ऑब्ज़र्व करते हैं, है ना? जी तो भैया, इसका एक मैं बेनिफिट ये भी सहमत होता हूँ। है कि जब हम ये करते हैं, तो अपना डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि हमारा ध्यान जाता है अपने ऊपर।
राइट। है ना? और अपना डेवलपमेंट होता है और तब बाहर एक्सप्रेस होना सहज होता जाएगा। जब बाहर एक्सप्रेस होना सहज होता है तो लोगों की स्वीकृति बढ़ने लगती जी। है ना? तो इतना उसमें मैं और इनफैक्ट ऐड ऑन करना अ चाह रहा था। लाइटर नोट मैं जी। ये कहना चाह रही हूँ कि अभी फ़रवरी फर्स्ट वीक में जब ये एफटीपी कंडक्ट हुआ, यूएचवी सेल हमारा लास्ट ईयर ही यहाँ फॉर्म हुआ हमारे इंस्टीट्यूट में। तो फर्स्ट एसआईपी हमारा कंडक्ट हुआ इंस्टीट्यूट में। और जब ये एफटीपी हुआ अभी कुछ ही दिन पहले एआईसीटी का सर्टिफिकेट्स क्वालिफाइड कैंडिडेट पार्टिसिपेंट्स को मिला। तो तब जाके वो जो सीरियसनेस एक आते हैं ना उन लोगों को, हाँ, कुछ तो है मतलब, क्योंकि सर्टिफिकेट जो वो एआईसीटी की तरफ से मिल रहे थे एंड दैट टू मैं काफ़ी परसिस्ट कर रहे थे। मैं थोड़ा-सा मतलब काइंड ऑफ प्रेशराइज़ कर रही थी अपने इंस्टीट्यूट अथॉरिटी को कि कंडक्ट कराते हैं, तो दे वर वेरी सपोर्टिव। तो फाइनली जब सर्टिफिकेट मिला तो इट वाज़ कन्फर्म कि हाँ, कुछ तो है। तो रियली दैट रियली मीन्स अ लॉट भैया, थैंक यू। भैया जी दीदी। राजपाल कौर दीदी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक मेरे ख्याल से क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं दीदी, जी, है ना? फिर लौट के हम लोग एक आते हैं भैया वापस। मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिख रहा है, कैन यू एलॉबरेट अबाउट द ह्यूमन सेंट्रिक और रिलेशनशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, हाउ सच टीम कैन बी डेवलप्ड? जी, ठीक है, इस पे हम लोग पार्थसारथी आते भैया हैं। का क्वेश्चन है। जी, इस पे जी, हम लोग आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, जी, फिर हम लोग लौट के आते हैं। जी। जी। तो टीम डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना? तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो मेंबर्स हैं, उनका एक्सेप्टेंस एक दूसरे के लिए, है ना? उनका कमिटमेंट एक दूसरे के म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए, उनका एफर्ट, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फीलिंग के रूप में देखेंगे तो कम से कम हमारे में फीलिंग ऑफ ट्रस्ट और रिस्पेक्ट आपस में बना रहे एज ए टीम। जब ये फीलिंग अपने में बनी रहती है ना, तो अगर कोई मुझसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं उसको स्वीकारता हूँ। तो मेरे में संबंध का भाव है, और इस भाव के साथ जब भी कोई मुझे अपने से ज़्यादा कॉम्पिटेंट दिखता है, तो मैं उसे स्वीकारता हूँ, मैं उसे सुनता हूँ, मैं अपनी बातें शेयर करता हूँ, मैं डिस्कशन करता हूँ। तो मैं सुनने के लिए रेडी होता हूँ, इस संबंध के भाव के साथ। जब मैं इस संबंध के भाव के साथ हूँ, तो कुछ लोग मुझे अपने अराउंड ऐसे भी दिखेंगे जिनका कॉम्पिटेंस किसी फील्ड में मुझसे कम होगा। तो जब भी मुझसे कम कॉम्पिटेंस होगा और मेरे में संबंध का भाव बना हुआ है, तो मैं उनके साथ एक तो जी कर दिखाऊंगा, और दूसरा उनके लिए क्या राइट प्रोग्राम हो सकता है उस पर काम करूंगा। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि संबंध का भाव अगर बना रहता है, तो अपने से ज़्यादा कॉम्पिटेंट व्यक्ति को भी मैं स्वीकारता हूँ, और अपने से कम कॉम्पिटेंट व्यक्ति को भी स्वीकारता हूँ, और उसके लिए जो मेरी तरफ से सहयोग हो सकता है जीने के साथ साथ, उसको भी मैं करता हूँ। तो अपने में ये भाव बना रहना, ये एक महत्वपूर्ण भाव है। विश्वास का भाव, सम्मान का भाव। तो हो सकता है कोई अभी मेरी बात ना सुन पा रहा हो, समझ पा रहा हो, लेकिन मेरे में अगर ये भाव बना हुआ है, तो मैं उसके लिए कमिटेड रहूंगा। रादर देन कंप्लेनिंग, मैं उसके लिए सही प्रोग्राम बनाऊंगा। मेरे में संबंध का बना भाव बना हुआ है, और टीम में कोई मुझसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, तो रादर देन कमिंग इनटू ईगो कि ये मुझसे ज़्यादा क्यों है, मैं उसको भी स्वीकारूंगा। तो संबंध के भाव के साथ स्वीकृति बनती है। तो हम सब डिफरेंट डिफरेंट संस्कारों से हैं टीम में, लेकिन भाव अगर है अपने में, विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, संबंध का भाव, तो उस भाव के साथ हमारी स्वीकृति बनती है, ज़्यादा कॉम्पिटेंट व्यक्ति को भी लेकर और कम कॉम्पिटेंट व्यक्ति को भी लेकर। और इस स्वीकृति के साथ हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। हम एक दूसरे की स्किल को भी वैल्यूएट करते हैं, संस्कार को भी वैल्यूएट करते हैं। उस टीम में जो कॉमन पर्पज है उसको पूरा करने के लिए इस व्यक्ति की क्या स्किल होगी, उस स्किल को भी हम अप्रिसिएट करते हैं। तो भाव बना रहता है, तो हम व्यक्ति को स्वीकार करके उसका जो भी स्किल है, जो भी रोल है, उसको हम रिगार्ड करते हैं, उसको हम अप्रिसिएट करते हैं। तो अपने से ज़्यादा व्यक्ति को भी अप्रिसिएट करते हैं, ज़्यादा कॉम्पिटेंट व्यक्ति को भी और कम कॉम्पिटेंट व्यक्ति को भी। तो संबंध में देखेंगे, टीम में देखेंगे, तो
मुख्य बात यह है कि मेरे में भाव निरंतरता में बना रहता है कि नहीं। तो हमारा आपस में जो भाव बना रहता है उससे हम एक दूसरे को स्वीकारते हैं। संस्कारों में वेरिएशन बना रहता है ना। हमारे संस्कार भी कभी ट्रिगर होते हैं, लेकिन संबंध का भाव बना रहता है तो दूसरे के साथ हम ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, ओपनली बात रखते हैं। दूसरे में संबंध का भाव बना रहता है तो मुझे इस इनकॉम्पिटेंसी को स्वीकारता है और मेरे लिए राइट प्रोग्राम बनाता है। तो सेंटर में देखेंगे तो संबंध का भाव है। तो टीम टीम की तरह एक काम करे, उसके लिए एक संबंध का भाव अपने में बना रहे, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो बजाय हम काम को बहुत प्रायोरिटी पे रख के हम अगर इस पे भी ध्यान देना चालू करें कि हमारे और इसके बीच में कनेक्टेडनेस बनी रहे, संबंध का भाव बना रहे, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ना। तो जब रिलेटेड होंगे तो काम कभी ज़्यादा भी हो जाएगा, कभी कम होगा, लेकिन रिलेटेडनेस बनी रहेगी तो हम एज ए टीम काम करते रहेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे में विश्वास का भाव, सम्मान का भाव एटलीस्ट बना रहे अपने टीम मेंबर्स के लिए। तो इसको भी हम लोग अपने में इवेल्युएट कर सकते हैं कि जब हम एज ए टीम काम करते हैं और एक व्यक्ति काम को सही से नहीं कर पाया है किसी भी कारणवश, तो हमारा भाव बना रहता है या हमारा भाव में अभाव हो जाता है। तो अगर हमारे भाव में अभाव हो जाता है तो एक इम्पॉर्टेंट बात बन गई कि पहले मैं अपने अभाव को भर दूं, है ना, अपने में भाव पर ध्यान दूं, फिर उस व्यक्ति के साथ कनेक्टेडनेस पर ध्यान दूं। इसके योगफल में जो काम में थोड़ा कम पेशी हुआ है वो पूरा भी हो सकता है। तो इतनी बात अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारा टीम में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल डेवलपमेंट होता है और टीम टीम की तरह बनी रहती है। इसके साथ, है ना, वैल्यूज को अगर देखेंगे तो स्टेब्लिश वैल्यूज और एक्सप्रेस वैल्यू, तो वैल्यूज को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारे अंदर ट्रस्ट का भाव, विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, केयर, गाइडेंस, ये बना रहता है। और इसके एक्सप्रेस वैल्यूज को भी हम समझ सकते हैं फिर। तो जैसे अगर मेरे में ट्रस्ट का भाव होता है तो एक्सप्रेशन में कॉम्प्लीमेंटरीनेस आएगी। तो मैं सपोर्ट करने की मेंटालिटी रहेगी, असिस्ट करने की मेंटालिटी रहेगी, पार्टिसिपेट करने की मेंटालिटी रहेगी, रादर देन कंप्लेनिंग। सम्मान का भाव होता है तो मेरे में ट्रांसपेरेंसी आती है ना। मैं अपनी बात को शेयर करता हूँ, दूसरा अपनी बात को शेयर करता है, हम एक दूसरे का राइट इवैल्यूएशन कर पाते हैं। अगर अफेक्शन की फीलिंग होती है हमारे आप में एज ए टीम मेंबर, तो एक दूसरे के लिए कमिटमेंट आता है, एक्सप्रेशन में कमिटमेंट दिखेगा। तो भाव में देखेंगे तो स्नेह का भाव है और उसका एक्सप्रेशन देखेंगे तो कमिटमेंट के फॉर्म में आएगा। तो मैं दूसरे के लिए कमिटेड दिखूंगा इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर स्टेट ऑफ संस्कार, उसका जो भी स्थिति है, स्टेट ऑफ बीइंग है, मैं उसके लिए कमिटेड दिखूंगा। इसी तरह मेरे में अगर ममता का भाव बनेगा तो एक्सप्रेशन में जनरॉसिटी दिखेगी, उदारता दिखेगी। तो अब मैं अपना तन मन धन सब लगाने को तैयार रहूंगा। इसी तरह मेरे में गाइडेंस का भाव होगा तो एक्सप्रेशन में अगर हम देखेंगे तो स्पॉन्टेनिटी दिखेगी, यानी कि मैं अपने में सही समझ, सही भाव और सही विचार के साथ जी रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ये सहजता मेरे में बनी रहेगी। इसी तरह रेवरेंस का भाव होगा, आउटकम में पूजा के रूप में दिखेगा। तो जिसके लिए मेरे अंदर रेवरेंस का भाव है उसके जैसा बनने का प्रयास करूंगा, ये एक्सप्रेशन में दिखेगा। इसी तरह फीलिंग ऑफ लव होगी तो एक्सप्रेशन में वननेस दिखेगा। वननेस का मतलब अब दूसरा मेरे ही जैसा है, इसको मैं स्वीकार ले रहा हूँ। और उसको डीपली देखेंगे तो मैं सभी से इंटरकनेक्टेड हूँ, है ना, मेरा सभी से रिलेटेडनेस है, मैं सभी के साथ रिलेशन को देख पा रहा हूँ, ये वननेस है। तो ये एक्सप्रेस वैल्यूज के भी हम ध्यान देकर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो स्टेब्लिश वैल्यूज, है ना, जो मेरे में भाव बन रहे हैं और जो एक्सप्रेशन में आ रहे हैं वो एक्सप्रेस वैल्यूज है। तो इन वैल्यूज के साथ हम एक दूसरे के साथ बने रहते हैं, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होते हैं और इस कॉम्प्लीमेंट्रिटी के साथ टीम टीम की तरह बनी रहती है। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर सकते हैं कि कैसे टीम में
ये भाव फ्लो होते हैं, है ना? जब हम टीम में बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान थॉट पर है कि उसके फीलिंग पर है कि उसके शब्दों पर है। कई बार देखेंगे हमारा ध्यान शब्दों पर रहता है, तो किसी ने कुछ कहा, हम उसके शब्दों को लेकर अर्थ बनाने लगते हैं, बजाय उसके शब्दों के विचार को समझें, उसके भाव को समझें, हम उसके शब्दों को लेकर कुछ सोचने लगते हैं। तो अगर मेरे में स्थिरता है तो मैं सामने वाले के शब्द के पीछे के विचार और उसके पीछे के भाव को समझ पाऊंगा। जब मैं भाव को समझ पाऊंगा तब मैं भाव के लेवल पर कॉम्प्लीमेंट हो पाऊंगा, और भाव के लेवल पर जब मैं कॉम्प्लीमेंट होऊंगा तो मेरे और दूसरे के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो म्यूचुअली फुलफिलिंग होगा, मैं भी तृप्त होऊंगा और दूसरा भी तृप्त होगा। अगर ये वैल्यूज पर ध्यान नहीं है तो इनके एब्सेंस में जो भाव आता है वही राइट साइड में लिखा हुआ है। तो विश्वास के भाव के अभाव में भय बनता है, सम्मान के भाव के अभाव में अहंकार बनता है। तो ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब मूल्यों को हम आधार में रखते हैं, है ना, भाव का आधार में रखते हैं, तो जो हमारी टीम है उसमें सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो संबंध सेंट्रिक टीम के साथ हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, टीम टीम की तरह काम करती है। अगर ये मूल्यों का अभाव हो जाता है फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर हमारी टीम जो है टीम की तरह नहीं रह पाती है। तो टीम टीम की तरह बनी रहे उसके लिए अपने में मूल्यों पर ध्यान देना और दूसरों का मूल्यों पर ध्यान दिलाना, ये सहयोग करना। अगर ये सेंटर में रहता है तो हम कनेक्टेड रहते हैं, है ना, और एज ए टीम काम कर पाते हैं। जी, इतनी बात हम लोग कर रहे हैं। सो अगर मैं देखूं तो फैमिली को अगर देखेंगे, फैमिली एक अच्छा इसका एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। तो मैं भाव के साथ जी रहा हूँ, मेरे में स्थिरता बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, तो फैमिली को हम एज ए लैब ले सकते हैं। तो जब हम फैमिली में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो हमारा, है ना, कोई हमसे ज़्यादा योग्य है, कोई हमसे कम योग्य है, तो हमारी क्या स्थिति रहती है? हम कॉम्प्लीमेंट होते हैं कि इरिटेट होते हैं, हम शिकायत करते हैं कि कमिटेड होते हैं। तो फैमिली को एज ए हम लैब ले सकते हैं, यहाँ पर हम ये सब एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो जो लोग कम है कॉम्पिटेंट उनके लिए हम राइट प्रोग्राम बना सकते हैं, फैमिली मीटिंग्स कर सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं, एक दूसरे की कॉम्पिटेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं, और अल्टीमेटली हम फिर पूरे ह्यूमन सोसाइटी के लिए हमारा प्लान क्या होगा, प्रोग्राम क्या होगा, जिससे हम एक दूसरे के साथ जुड़कर काम कर पाए। क्या एक्टिविटीज़ होंगी, क्या प्रोजेक्ट होंगी, उन सब का प्लानिंग, उसमें सहयोग करना, और ये सब करते हुए अपने में संबंध को सेंटर में रखना। इतना अगर हम कर पाते हैं तो हम एज ए टीम एक्सप्रेस हो पाते हैं और परिवार से विश्व परिवार तक सबके लिए सहयोग भी कर पाते हैं। जी, अब इतनी बात पर अगर किसी का प्रश्न होगा तो हम लोग ले सकते हैं, नहीं तो फिर क्लोज करेंगे। जी, अभी 3-4 हैंड रेज्ड हैं। एक तो निधि जी का है, रशपाल जी का है और वैभव कृष्ण दुबे का। अच्छा भैया, एक मिनट में देखता हूँ। निधि जी तो पैनल में है, वो बताइए। अच्छा, बताइए निधि दीदी। जी नमस्ते भैया। जी दीदी। भैया मुझे अभी एक पर्सनल ऐसी प्रॉब्लम समझ आ रही है कि पहले मैं काम करती थी ना कुछ भी टीम का, तो मैं बहुत जल्दी से फीलिंग को देखकर वो कंप्लीट कर लेती थी। जैसे एग्जांपल रजिस्ट्रेशन का, तो मैं रजिस्ट्रेशन करती थी ना तो मैं ऐसा मतलब वो थॉट लेवल पर ही था कि इनको मैंने देखा नहीं है बट इनका नाम मैं एंटर कर रही हूँ तो ऐसा हो कि इनको वर्कशॉप का कंटेंट अच्छा पहुँचे, ऐसा मुझ में भाव होता था और वो एक-एक नाम मैं लेती थी। और अभी क्या हो रहा है कि मैं फीलिंग्स का ना डेप्थ में एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मुझे वो भाव की तृप्ति है ना, वो आ ही नहीं रही है, तो उससे मुझे और फिर विरोध में जा रही हूँ मैं। ये मेरी कंसर्न अभी की है। तो मैं फिर किसी भी आपने जो काम का कनेक्ट का और फीलिंग का बताया ना, तो मुझे ध्यान आया कि पहले मैं हर काम से फटक से जुड़ के
फीलिंग्स तक पहुँच जाती थी। अब मैं उधर ही नहीं पहुँच रही और उसका मुझे ज़्यादा परेशानी हो रही है कि मैं वो फीलिंग क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। जी भैया। जी दीदी, तो उसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है दीदी कि जब हम किसी का नाम लिख रहे हैं ना, तो नाम लिखते हुए उसका बहुत सारा व्यवहार मेरे सामने आ जाता है, उसके साथ पास्ट एक्सपीरियंसेस मेरे सामने आ जाते हैं। उसके कारण मेरे में रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन के कारण जो मुझे भाव लेवल पर देख के तृप्त होना है, उस तक मैं नहीं पहुंच पाता हूँ, है ना। तो जैसे आप 10 नाम लीजिए, और नाम लिखते समय भी आप देखिए आप में क्या हो रहा है। मिस्टर एक्स का लिख रहे हैं तो आप में क्या हो रहा है, वाई का लिख रहे हैं तो आप में क्या हो रहा है, जेड का लिख रहे हैं तो आप में क्या हो रहा है। आप देखेंगे जैसे जैसे आप किसी का नाम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं ना, तो आपका भाव बदलने लगेगा पर्सन टू पर्सन। पर्सन सामने नहीं है, लेकिन लिस्ट में ही देखते हुए आपका, है ना, बदलने लगेगा। वो इसीलिए क्योंकि हम संबंध के भाव से उसको नहीं देख रहे हैं, हम उसके पास्ट बिहेवियर को सेंटर में रख के उसको देख रहे हैं। तो जब भी हम किसी को देखते हैं तो संबंध को सेंटर में रख के देख रहे हैं, या उसके पास्ट बिहेवियर या उसके संस्कारों से जो हम हर्ट हुए हैं उसको सेंटर में रख के देख रहे हैं। अगर उसको सेंटर में रख के देख रहे हैं तो डेफिनेटली फिर मैं अतृप्त फील करूंगा। अगर मैं संबंध को सेंटर में रख के देख रहा हूँ, तो नाम लिखते समय मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, इस व्यक्ति के लिए हमको और अभी काम करना है, ये एक वर्कशॉप है, इसके बाद भी और प्रोग्राम बनेंगे। इस वर्कशॉप में भी कैसे मैं फैसिलिटेट करूं कि इसका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पे चला जाए, तब मैं कॉम्प्लीमेंट होने का सोचूंगा। तो अगर मैं विश्वास के भाव से शुरू कर रहा हूँ, सम्मान के भाव से शुरू कर रहा हूँ, तो नाम लिखते समय मैं ये ध्यान रखूंगा इसमें मैं ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कैसे हो सकता हूँ। अगर मैं भाव से शुरू नहीं कर रहा हूँ, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस मुझे डोमिनेट कर देते हैं, फिर डेफिनेटली मेरे में अभाव बनता है, और फिर वो मेरी अतृप्ति तो बनता ही है। जी दीदी। जी भैया, तो मैं अभी इसको वापस ऐसे अपने में देखती हूँ कि जब भी मैं किसी भी काम को शुरू कर रही हूँ, उससे एसोसिएटेड जो एक-एक व्यक्ति हैं, उनके लिए पहले मैं फीलिंग्स चेक कर लूँ, उतना टाइम मैं ले लूँ और फिर मैं आगे बढ़ूँ और फीलिंग्स की तरफ ध्यान देते हुए आगे बढ़ती रहूँ। इन बिटवीन हाँ, जो भी फ्लक्चुएशंस होंगे, तो मुझे वापस अपनी तरफ आना है, जो अभी मैं उनकी तरफ चली जाती थी, कि उन्होंने ऐसा किया। उसमें एक लाइन मैं और जोड़ देता हूँ। हाँ। जब आप नाम लिख रहे हैं तो उनके लिए क्या फीलिंग है, इसकी बजाय आप ये देखिए इस समय मेरे में जो भाव चल रहा है क्या वो मुझे सहज स्वीकार हुँ, है ना। हुँ, इनके उनके लिए करेंगे तो आप में भाव की निश्चितता नहीं रह पाएगी। जो अभी हुँ, मेरे में चला है, इसका इस व्यक्ति का नाम लिखने से क्या ये मुझे सहज स्वीकार है। तो हमको प्रश्न ये नहीं पूछना है कि इस व्यक्ति के लिए संबंध सहज स्वीकार है कि नहीं है, हमको प्रश्न ये पूछना है क्या ये भाव जो चल रहा है यही मेरा स्वभाव है क्या, यही मुझे सहज स्वीकार है क्या। तो हम व्यक्ति से अलग होकर भाव को देख रहे हैं। अगर आप व्यक्ति के लिए पूछना शुरू करेंगे तो फिर आपका भाव बार बार बदलेगा, है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे में भाव की निश्चितता नहीं है, इसलिए कोई कोई व्यक्ति मेरे अभाव का विक्टिम हो जाता है। आज ये हुआ है, कल वो हो जाएगा, परसों दूसरा हो जाएगा। तो बजाय इसके कि इस व्यक्ति के लिए मेरे अंदर क्या भाव है, हमको ये पूछे इस मोमेंट पे जो मेरे अंदर भाव आया है इसका नाम लिखने से, ये भाव मुझे अपने लिए सह स्वीकार है कि नहीं, ये पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा मुझे लगता है रिजल्ट आएगा दीदी। हाँ, भैया यही बड़ी गड़बड़ थी कि मैं एक-एक व्यक्ति को के साथ ठीक करने में लगी हुई थी और उसमें बहुत सारी गड़बड़ हो जाती थी आगे जाकर। शुरुआत ठीक, आगे गड़बड़ और फिर उसमें जी बहुत सारा अटक जाता। थैंक यू सो मच। जी दीदी। नमस्ते दीदी। तो एक प्रश्न हम लोग और ले सकते हैं, अभी 5 मिनट है हमारे पास। जी, जी, राजपाल कौर जी का हैंड काफ़ी समय से रेज़ है। जी जी। जी, नमस्ते दीदी। दीदी आपकी उपलब्धता बन रही है? वैभव कृष्णा जी? हेलो। जी जी, दीदी हाँ नमस्ते जी, दीदी। नमस्ते। नमस्ते दीदी। दीदी नमस्ते, भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। जैसे अभी दीदी ने बताया है कि शुरुआत तो सही हो जाती है, पर बाद में मैं थोड़ा-सा उस रास्ते से अलग हो जाती हूँ
कि मेरी फीलिंग्स बदलने लगती है। पर मेरी अभी स्टार्टिंग ही नहीं हो पा रही कि अगर मैं ये पॉइंट लेके चलती हूँ कि ये एक प्रपोज़ल है कि हमें निरंतर सुखी होना है या नहीं होना, और फिर हाँ, अनहैप्पी क्यों है, तो यहीं पर जाकर सामने वाला बहुत सारे क्वेश्चन्स लेके खड़ा हो जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन्स होने पर मैं अपने जो पॉइंट है उससे थोड़ा-सा हट जाती हूँ। तो फीलिंग्स तक तो पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि वहाँ बिहेवियर और नेचुरल एक्सेप्टेंस को ही समझाते हुए जितना मैं ब्रीफली सोचती हूँ, उतना और खिंच जाता है। यानी कि अगर मैं ब्रीफली विदिन 5 मिनट्स में कुछ एक्सप्लेनेशन करूँ ह्यूमन वैल्यूज़ को, तो वो कैसे किस वर्ड से स्टार्ट करूँ और कितने गिने-चुने वर्ड्स हों, उसमें मैं कंप्लीट कर पाऊँ उस कंटेंट को। जी। नहीं देखिए, कम से कम तो शब्दों में तो इतनी बात है कि आप भी सुखी रहना चाहते हैं, हम भी सुखी रहना चाहते हैं। आपके पास जो प्रोग्राम है, आप एज़ ए प्रपोज़ल दे दीजिए, मेरे पास जो प्रोग्राम है, मैं एज़ ए प्रपोज़ल दे देता हूँ। देखते हैं किसके प्रोग्राम से कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस हो सकती है। दोनों मिलके वेरीफ़ाई कर लेंगे। ठीक है सर। प्रॉब्लम तब होती है, तो जब हम ये बताने लगते हैं मेरा ही प्रोग्राम सही है। हाँ, वही प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं ये फ़ोर्स करने लग जाती हूँ कि जो मैं बता रही हूँ वो सही है। जी। तो धीरे-धीरे हम दूसरे को कंट्रोल करने की मानसिकता में आ जाते हैं, कि तुम्हें भले सही लगे ना लगे, लेकिन अभी ये मान लो यही सही है। असम्पशन्स आगे आने लगते हैं। जी। तो सिंपल बात है, वेरीफ़ाई करना है, दूसरे को भी वेरीफ़ाई करने का समय दीजिए, खुद भी वेरीफ़ाई करिए। हुँ, वेरीफ़ाई करके जब व्यक्ति स्वीकारेगा ना, तो ज़्यादा तृप्त फ़ील करेगा, जी। है ना? जी दीदी, ओके, धन्यवाद सर। ठीक है, बढ़िया। जी। तो नमस्ते सभी को। राजुल भैया? जी। एक आध क्वेश्चन और ले सकते हैं। वैदेही त्रिपाठी हैं। अच्छा, मुझे हैंड रेज़ नहीं दिख रहा, पता नहीं क्यों? जी, नमस्कार सर। और नमस्ते दीदी। सार्थक चर्चा रही आज। तो एक चीज़ मैं ये माने एक अपना ही उदाहरण दूँगी। मैंने अपने ऊपर ये प्रैक्टिकल किया है। मुझे आज से 2-3 साल पहले इतना अधिक गुस्सा आता था कि उस गुस्से के आवेग में मुझे माने किसी की कोई बात अगर सही भी है तो वो गलत लगती थी और मैं तुरंत रिएक्ट करती थी। जिससे क्या हो रहा था कि मुझे उसके बाद जब समय गुज़र जाता था तो बहुत फीलिंग ऐसी होती थी कि अब मैं कैसे इसको सुधारूँ? लेकिन वो कहते हैं ना कि जब हमें गुस्सा आता है उस समय हमारे जो भाव होते हैं उन भावों से हम दुखी भी कर देते हैं और सुखी भी कर देते हैं, 2 प्रकार की कंडीशन होती हैं। तो अभी मैंने अपने ऊपर इस चीज़ को जब लागू किया, मैंने खुद को देखा और एक समझ बनाई कि जैसा मैं खुद के लिए सोच रही हूँ, जैसी मैं हूँ, सामने वाला भी वैसा ही है, वैसे ही उसके भाव भी हैं। अब मुझे रिएक्ट कहाँ करना है तो मैं एक उदाहरण दूँगी। मैं अभी इसको फेस कर रही हूँ कि मैं अभी नियमित रूप से एक महाविद्यालय में एम.एड कर रही हूँ और वहाँ पे एक मैम है जो कि लगातार उनका अभद्रता के साथ बोलना चलता है। पर जब वो बोलती हैं, चूँकि हम लोग यहाँ से जाने में थोड़ा 5-10 मिनट का लेट हो जाता है और जिस तरीके से वो रिएक्शन करती हैं, तो हम लोग सिर्फ़ सुनते हैं। और सुनने के बाद जो माने हमारे आस-पास में सर लोग होते हैं, वो कहते हैं कि तुम अब रिएक्ट क्यों नहीं करती? तुम्हें रिएक्शन नहीं आता, उनकी इस बात पे गुस्सा नहीं आता। तो मैंने कहा इसमें गुस्से करने की कोई बात नहीं है। और ये एक आदमी की खुद की अपनी समझ में ये देख पा रही हूँ कि मैं जहाँ अनुशासन में नहीं हूँ, 5 मिनट लेट हूँ, तो मैं उनको अपनी जगह रखती हूँ और फिर मैं देखती हूँ, ऑब्ज़र्व करती हूँ कि शायद अगर मैं भी उस जगह होती, तो मैं भी शायद ऐसे ही रिएक्शन करती। तो इस जब ये समझ का भाव जब आ जाता है, तो मैंने इसको देखा है कि अब उन मैम का जो नेचर है, वो भी सौम्य होता जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं जब हम एक-दूसरे को एक-दूसरे के पूरक समझ लेते हैं, एक-दूसरे के जैसे तो प्रतिक्रियाएँ भी हमें फिर वैसे ही मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। धन्यवाद सर, यही शेयरिंग करना चाह रही थी मैं। जी, जी। बढ़िया है दीदी। इम्पोर्टेंट बात तो इतनी है कि एक तरीका सोचने का ये है, जैसा आपने कहा, मैं दूसरे को अपनी जगह रख के देखती हूँ, है ना? एक तरीका ये है कि मैं हर बार वेरीफ़ाई
करूँगी कि क्या मेरे पास पोटेंशियल है कि किसी से बिना प्रभावित हुए उसको मैं सुन पाऊँ। जी। अगर ये बात हमको दिख जाए कि मेरे में ये पोटेंशियल है कि बिना प्रभावित हुए मैं सुन पाऊँ, तो ये लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करेगा। जी। तो इतना ही मुझे कहना था, तो इस पर भी हम लोग तो ध्यान दे एक सकते अलग हैं। ही अनुभूति होती है, माने ये मैं कह रही हूँ खुद पे प्रैक्टिकल करके, ये एक अलग अनुभूति होती है, माने हमारे भाव डिस्टर्ब ही नहीं होते और कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो माने ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल शांत नदी की धारा की तरह हम बहे जा रहे हैं। तो सही धन्यवाद बात है। भैया। जी, जी, बढ़िया है दीदी। अच्छा है, नमस्ते। जी, नमस्ते भैया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जो आपका मार्गदर्शन है वो हमेशा ही बहुत ऊर्जा और उत्साह और जहाँ ध्यान दिलाना चाहिए कि हमें मूल्य तो स्वयं में ही स्थापित करने हैं। ये सारा चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी जब हम समाज में और परिवार में जाएँगे और तभी उसकी सार्थकता भी है। और शायद तभी हम प्रेरक के रूप में काम कर पाएँगे कि दूसरों को प्रेरणा दे पाएँ और एक बहुत अच्छी टीम डेवलप कर पाएँ, वहाँ अपने आस-पास जहाँ पर भी हैं। धन्यवाद भैया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।